दोस्तों, हमारी कहानी चल रही थी जूली। ये कहानी का पार्ट 8 है। पार्ट 7 में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था उसका छोटा सा समरी हम लोग देख लेते हैं। ईशान की बेवफाई के बाद सृष्टि ने अपनी पहचान बदलकर डॉक्टर जूली बनकर नई जिंदगी की शुरुआत की और अकेले ही जुड़वा बच्चों दक्ष और सीमा की परवरिश की। बरसों बाद सच सामने आया तो बच्चों ने ईशान को पिता मानने से इनकार कर दिया। इसी बीच जिनी की बेवफाई उजागर हुई और वह ऋषिपाल संग जेल पहुंच गई। तनाव के कारण जूली के ब्रेन ट्यूमर का पता चला और सफल सर्जरी भी हुई, जबकि संजय उसका सबसे बड़ा सहारा बन गया। दूसरी ओर रहस्यमय पत्रकार अयंतिका की एंट्री ने कहानी में नया रोमांच पैदा कर दिया। अब चलते हैं कहानी के आज के पार्ट में। दक्ष और श्री जब गौरी ठक्कर के साथ दूसरे कमरे में बैठे ईशान के पास पहुंचे तो ईशान काफी परेशान सा बैठा था। उसका सारा ध्यान अयंतिका के अभी अभी आए फोन कॉल पर अटका हुआ था। ईशान को अपने आप में खोया देखकर गौरी ठक्कर ने कहा, ईशान बेटा देखो, दक्ष और श्रीमा आए हैं। हाँ आओ बेटा दक्ष श्री, मेरे पास आओ। ईशान ने बच्चों को अपने पास बुलाया। दक्ष और श्री ने एक दूसरे को देखा और दोनों के बीच आंखों ही आंखों में कुछ इशारे हुए। फिर दक्ष आगे बढ़कर ईशान के पास आकर बोला, हेलो सर, हाउ आर यू। अरे बेटा दक्ष, सर नहीं डैड बोलो। गौरी ठक्कर ने कहा, हमारे डैड का नाम डॉक्टर जूली ठक्कर है, श्री ने कहा और आगे बढ़कर ईशान के पास आकर बोली, आप क्या लेना पसंद करेंगे सर, चाय या कॉफी। मैं कुछ नहीं लूंगा, मुस्कुराकर कहते हुए ईशान ने प्यार से दोनों को अपनी तरफ खींचते हुए कहा, तुम मुझे चाहे जो कहो, यह तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मेरे लाए ये गिफ्ट्स ले लो। थैंक्स फॉर गिफ्ट सर, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। गुड, तुम दोनों अगर मेरे साथ आइसक्रीम खाने चलोगे तो मुझे अधिक खुशी होगी। थैंक्स सर, लेकिन अभी हमारा मूड आइसक्रीम खाने का नहीं है, श्री ने कहा। हम तो कुछ और खा लेते हैं, मैं तुम्हारे स्कूल का डायरेक्टर हूँ ना, मेरी बात नहीं मानोगे तुम दोनों। ईशान की यह बात काम कर गई और दोनों उसके साथ चलने को तैयार हो गए। चलते चलते श्री ने पूछा, सर हम कहाँ जा रहे हैं। वॉल स्ट्रीट कैफे, कैनॉट प्लेस। कार ड्राइव करते हुए ईशान ने कहा। वाओ, मॉम भी हमें वहाँ लेकर जाती हैं, दक्ष ने कहा। गुड, वहाँ क्या खाते हो तुम दोनों। चॉकलेट कैरमल ट्रेट, दक्ष और श्री ने एक साथ कहा। अच्छा, क्या ये तुम्हें पसंद है। यस सर, मैं तो इसे भर पेट खा सकती हूँ, श्री ने खुश होते हुए कहा। मुझे भी बहुत पसंद है, दक्ष ने भी मुस्कुरा कर कहा। ठीक है, फिर हम तीनों आज यही खाएंगे, ईशान ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या आपको भी चॉकलेट कैरमल ट्रेट पसंद है, श्री ने पूछा। हाँ, मैं जब यूएसए में था तो इसे हमेशा खाता था, ईशान ने कहा। वाह, आप यूएसए में रहे हैं, दक्ष ने पूछा। हाँ, मैंने बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई वहीं से की है। आप इतने पढ़े लिखे हैं तो आपने हमारी मॉम के साथ गलत क्यों किया, श्री ने पूछा। क्योंकि मैं बेवकूफ़ था, अच्छे और बुरे को पहचान नहीं पाया, ईशान ने लंबी सांस लेते हुए कहा। ईशान की इस बात के बाद दक्ष और श्री चुप हो गए। वे वॉल स्ट्रीट कैफे पहुंच गए थे। अयंतिका दास एक टेबल पर बैठी जिन सिप करती हुई किसी के फोन पर बात कर रही थी। ईशान को देखते ही उसने अपना एक हाथ ऊपर उठाकर अपनी टेबल पर आने का इशारा किया। ईशान ने बच्चों को एक अलग टेबल पर बैठाते हुए उनसे कहा, बेटा तुम दोनों यहाँ बैठकर चॉकलेट कैरमल खाओ। फिर उसने अवंतिका की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं उन आंटी से मिलकर अभी आता हूँ। ओके सर, दोनों बच्चों ने कहा। ईशान अयंतिका के टेबल के पास पहुंचकर बोला, कहो क्या खबर है। ओहो, पहले बैठ तो जाओ, अयंतिका ने रहस्यमय ढंग से मुस्कुराते हुए कहा। मजबूरन ईशान को अयंतिका के पास बैठना पड़ा, लेकिन उसके बैठने की दिशा ऐसी थी कि उनका चेहरा बच्चों के टेबल की तरफ था, जिससे वह लगातार उन्हें देख पा रहे थे। ईशान का ध्यान बच्चों की तरफ देखकर अयंतिका ने पूछा, बाय द वे ये दोनों बच्चे जूली के हैं ना। ईशान ने अयंतिका का बात का जवाब देने की जगह कहा,
तुम मुझे वो खबर दो जिसके लिए मुझे यहाँ पर बुलाया है। तुम्हारे लिए ड्रिंक मंगवाऊं? मैं ड्रिंक नहीं करता। तुम वह बताओ जिसके लिए मुझे यहाँ पर बुलाया है। ओह नाइस। तो सुनो, जिनी और ऋषि जेल से छूट चुके हैं। कैसे? मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया? मैं बता रही हूँ ना, आगे सुनो। जिनी उस ऋषि के कहने पर तुम्हारे खिलाफ बी मेन सेल में गई है। जल्दी ही तुम्हें उनकी तरफ से नोटिस भी मिलेगा। अच्छा, चार्जेज क्या है ये तो बता दो। डोमेस्टिक वायलेंस और नामर्दगी का। उसने तुम्हारी बीमारी को इन आरोपों का आधार बनाया है। ओह, कहते हुए ईशान ने अपनी ललाट पर झलक आए पसीने को पोंछा। परेशान मत हो, मैं इस केस में तुम्हारी तरफ से हूँ। तुम मुझे जीनी की सारी डिटेल्स दो, मैं तुम्हारे फेवर में ग्राउंड बनाकर रिपोर्ट्स करूँगी। वैसे मेरा ख्याल है कि कोर्ट का डिसीजन तुम्हारे फेवर में ही होगा, लेकिन तुम मुझ पर इतना मेहरबान क्यों हो रही हो? मैं तुम पर नहीं, अपने आप पर मेहरबान हो रही हूँ। एक्सक्लूसिव रिपोर्टिंग करूंगी तो मेरा प्रमोशन होगा, सैलरी बढ़ेगी। ओ आई सी, क्या मैं तुम्हें सारी डिटेल्स कल सुबह दूं? अभी मैं अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। ओ नाइस। तो जीनी की करतूतों ने तुम्हारी अकल ठिकाने लगा दी। क्या मतलब? इन बच्चों की इतनी परवाह करने लगे हो? जीनी से नई कोई औलाद नहीं है इसीलिए, या कोई और रीज़न है? ये कहते हुए अवंतिका के चेहरे पर व्यंग भरी मुस्कान थी। ईशान ने अयंतिका की बात का जवाब देने की जगह कहा, कल सुबह लोधी गार्डन में मिलना, तुम्हें तुम्हारे काम के डॉक्यूमेंट्स दे दूंगा। और इतना कहकर ईशान वहां से उठकर बच्चों के पास चला गया। अयंतिका ने जल्दी जल्दी अपना बचा हुआ ड्रिंक खत्म किया और कैफे से निकल गई। संजय रात में भी जूली के पास ही रुका रहा। जब जूली ने बच्चों की चिंता जाहिर की तो वह बोला, चिंता मत करो, वे दोनों अपने ग्रैंडफादर के पास हैं। हालांकि जब भी जूली को अपनी तबीयत कुछ बेहतर लगती, वह दक्ष और सिरी के मोबाइल से वीडियो कॉल करके दोनों से बात कर लिया करती थी। दोनों अपने दादा दादी की हमेशा प्रशंसा ही करते थे और यह सुनकर जूली को एक सुखद संतोष भर उठती थी कि उनके बच्चों को कोई उसकी तरह पूरे मन से प्यार करने वाला है। लेकिन जब बच्चों ने उसे ईशान के दिए गिफ्ट्स और कैफ़े में उसके साथ चॉकलेट कैरेमल खाने की बात बताई तो जूली परेशान हो गई। उसने संजय से कहा, संजय प्लीज़ तुम घर जाकर देखो, वह ईशान बच्चों के पास आने लगा है और उन्हें अपने साथ आउटिंग पर ले जाने लगा है। तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? मुझे डर है कि वह बच्चों के साथ कुछ गलत ना करे। तुम चिंता मत करो जूली, वह उन बच्चों का पिता है, उनके साथ गलत नहीं करेगा। क्या तुम यह बात पूरे विश्वास के साथ कह रहे हो? हाँ, फिर भी तुम्हारे संतोष के लिए मैं आज हॉस्पिटल ऑनर्स के बाद घर चला जाऊंगा। संजय की इस बात से जूली को सुकून हुआ और वो आंखें बंद करके लेट गई। अगले दिन सुबह सुबह ईशान लोधी गार्डन पहुंच गया तो वहां अयंतिका पहले से ही मौजूद थी। ईशान को देखते ही वह उठी और बोली, हाय हैंडसम, तो तुम सारे डॉक्यूमेंट्स ले आए? हाँ ये लो, कहते हुए ईशान ने एक मोटा सा लिफाफा अयंतिका की तरफ बढ़ाया। अयंतिका ने ईशान के हाथ से लिफाफा लेते हुए कहा, मुझ पर भरोसा करने के लिए थैंक्स। मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया है। जो भी डॉक्यूमेंट्स तुम्हें दिए हैं ये सब मूल डॉक्यूमेंट्स की जिरोक्स कॉपियां हैं। कोई बात नहीं, मेरे काम के लिए ये काफ़ी है, अयंतिका ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर अचानक वह गंभीर हो गई और बिजली की तेजी से एक तरफ जंप करते हुए ईशान को जोरों से धक्का दे दिया। अयंतिका का दिया हुआ धक्का इतना ज़्यादा पावरफुल था कि ईशान बुरी तरह से लड़खड़ा कर गिर गया। अयंतिका के इस आचरण पर हक्का बक्का ईशान अभी कुछ बोल नहीं पाया था कि अचानक हॉकी स्टिक लिए हुए ऋषि पॉल उसके सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, पीछे से किए गए वार से तो उस मैडम ने तुम्हें बचा लिया, लेकिन अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। इतना कहते ही उसने अपनी हॉकी स्टिक से ईशान पर वार किया, लेकिन जब तक ईशान सचेत हो चुका था उसने लेटे लेटे ही करवट लेकर खुद को बचाया और उछलकर खड़ा होते हुए ऋषि के पीठ पर एक जोरदार घूंसा जड़ दिया। ऋषि इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, इसीलिए वो लड़खड़ा कर गिर गया। तभी अयंतिका ने अपने शॉर्ट से बेल्ट निकालकर ऋषि के पैरों पर जोरदार वार किया। लड़खड़ाता हुआ ऋषि चोट से बिलबिला उठा और गुस्से से अयंतिका की तरफ पलटा,
लेकिन अयंतिका पूरी तरह सतर्क थी और उसे सबक सिखाने के लिए तैयार थी। ऋषि अपनी हॉकी स्टिक से अयंतिका पर कोई वार कर पाता उससे पहले ही अवंतिका ने दोबारा बेल्ट से उसके चेहरे पर वार कर दिया और बिना समय गंवाए एक जोरदार किक उसके इंटीमेट एरिया पर मार दिया। किक इतनी जोरदार था कि ऋषि दर्द से तड़प उठा और वह जमीन पर गिर पड़ा। गिरते ही ऋषि को ईशान मार कर और घायल करना चाहता था, लेकिन अयंतिका ने उसे रोकते हुए कहा, रहने दो, अभी इसे उठकर खड़े होने दो, 10 मिनट लगेंगे, तब तक पुलिस आ जाएगी, मैंने कॉल कर दिया है। थैंक्स, तुम काफ़ी स्मार्ट हो, पर इसे मेरे अभी लोधी गार्डन में आने का पता कैसे चला? कितना बचकाना सवाल है तुम्हारा। मुझे तुम्हारे बारे में कैसे सब कुछ मालूम है? तुम एक रिपोर्टर हो, इसीलिए यह तुम्हारे लिए आसान है, लेकिन यह भी पहले एक रिपोर्टर था। जिस भी मीडिया में रहा उसे बदनाम करने में इसने कोई कसर नहीं छोड़ी। इसी वजह से इसे सभी मीडिया वाले ब्लैक लिस्ट में कर दिए। फिर तुम्हारी वाइफ जिनी को पटाकर तुम्हारे ही पैसों पर ऐश करने लगा। ओह, पर ये दोनों जेल से कैसे छूटे? किसी का वीक पॉइंट होगा इसके पास, जिसे इससे रिहा होने के लिए इस्तेमाल किया होगा। अयंतिका ने घृणा से ऋषि को देखते हुए कहा, ओह, ब्लैकमेलिंग, हाँ, यही इसकी फितरत है। तभी पुलिस आ गई और अयंतिका तथा ईशान के बयान के आधार पर ऋषि को गिरफ्तार करके अपने साथ ले गई। पुलिस के जाने के बाद ईशान ने अयंतिका से कहा, क्या तुम मेरे साथ ब्रेकफास्ट लेना पसंद करोगी? हाँ, ले सकती हूँ, अयंतिका ने लापरवाही से अपने बाल पीछे करते हुए कहा। थोड़ी देर बाद दोनों ब्रेकफास्ट के लिए ईशान के स्वीट्स के डाइनिंग हॉल में बैठे थे। क्या तुम दिल्ली में अकेली रहती हो? ईशान ने सेव का एक टुकड़ा चबाते हुए पूछा। क्यों, तुम्हें मेरे अकेले रहने से कोई प्रॉब्लम है? नहीं, बस ऐसे ही पूछ लिया था। अयंतिका के जवाबी सवाल से ईशान बुरी तरह से झेप गया। तुम पुरुषों की यही सबसे बड़ी कमजोरी है। कोई खूबसूरत लड़की दिखी नहीं कि उसके आगे पीछे घूमकर उसके बारे में सब कुछ जानना चाहते हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैंने बस ऐसे ही पूछ लिया था, ईशान ने थूक निगलते हुए कहा। अच्छा चलो, मेरा ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो गया और अब मैं चलती हूँ, नहीं तो ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। फिर कब मिलोगी? ईशान के मुंह से अनायास ही निकल गया। क्यों, तुमसे मेरा मिलना क्यों जरूरी है? अयंतिका ने थोड़े सख्त लहजे में पूछा। नहीं, वो ईशान को अयंतिका की बात का कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। अब यह मत कहना कि बस ऐसे ही पूछ लिया था। ओ अच्छा, मुझसे गलती हो गई, अब माफ कर दो, ईशान ने अयंतिका से हार मानते हुए कहा। गुड बॉय, अब मैं चलती हूँ, बाय। इतना कहकर अयंतिका बिना ईशान की तरफ देखे स्वीट से बाहर निकल गई। अयंतिका के जाने के बाद ईशान ने चैन की लंबी सांस लेते हुए अपने आप से कहा, ओह, अजीब लड़की है यह, ऐसी बिंदास और कॉन्फिडेंट लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। उफ, जूली की रिकवरी तेजी से हो रही थी और आज उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलने ही वाला था। उसने घर फोन करके अपने आने की सूचना गौरी ठक्कर और बच्चों को दे दी। जूली के इस कॉल के बाद घर में उत्सव जैसा माहौल हो गया। दक्ष और श्री जूली के लिए एक सुंदर सा वेलकम पोस्टर बनाने में जुट गए। दक्ष उस पर तरह तरह के रंग भर रहा था, जबकि श्री पोस्टर पर रंग बिरंगे विड्स चिपका रही थी। जब पोस्टर तैयार हो गया तो बच्चों ने यशवंत ठक्कर के पास जाकर कहा, दादू चलकर देखिए, हमने मॉम के लिए कुछ बनाया है। यशवंत ठक्कर मुस्कुराते हुए दोनों बच्चों के साथ दूसरे कमरे में आए। उनके बनाए वेलकम पोस्टर को देखकर खुश होते हुए बोले, अरे वाह बच्चों, तुमने बहुत खूबसूरत काम किया है, तुम्हारी मॉम इसे देखकर बहुत खुश हो जाएगी। लाओ, मैं इसे मेन डोर पर लगा देता हूँ। यशवंत ठक्कर ने पोस्टर को मेन गेट पर लगाते हुए अपनी पत्नी गौरी ठक्कर को आवाज दी। गौरी, जरा बाहर आकर देखो तो बच्चों ने कितना सुंदर काम किया है। गौरी ठक्कर जल्दी से बाहर आई और पोस्टर देखकर खुश होते हुए बोली, सच में बहुत खूबसूरत है, इसके लिए तो दोनों बच्चों को इनाम मिलना चाहिए। दादी, हमें इनाम में क्या मिलेगा? दक्ष ने मासूमियत से पूछा। जो तुम दोनों कहोगे वही मिल जाएगा। अब मैं जरा किचन में जाती हूँ, आज कुक के साथ मिलकर कुछ खास बना रही हूँ। गौरी ठक्कर ने स्नेह से दोनों को देखते हुए कहा। दादी, खास में क्या बना रही हो? श्री ने उत्सुकता से पूछा। सरप्राइज है, तुम दोनों अपने दादू के पास जाकर बैठो, मैं जल्दी से काम निपटा कर आती हूँ।
गौरी ठक्कर ने दोनों के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए मुस्कुराते हुए किचन की ओर चली गई। जूली बच्चों से मिलने के लिए बेहद उतावली हो रही थी। उसने संजय से कहा, क्या तुम मेरे डिस्चार्ज पेपर बाद में लेकर आ सकते हो? मुझे बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें अकेले जाने नहीं दे सकता। अभी तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हो। जूली ने उतावली उतावली पर मुस्कुराते हुए संजय ने कहा। फिर कुछ करो ना संजय, प्लीज़, जूली ने बच्चों की तरह मचलते हुए कहा। ठीक है, मैं डॉक्टर भल्ला से बात करके फाइल जल्दी ही जल्दी तैयार करवाता हूँ। हाँ ठीक है, अभी जाओ प्लीज़। जूली के इस आग्रह को संजय ठुकरा नहीं सका। वह डॉक्टर भल्ला के पास जाकर बोला, डॉक्टर भल्ला, प्लीज़ डॉक्टर जूली की डिस्चार्ज फाइल जल्दी से जल्दी तैयार करवा दीजिए। डॉक्टर जूली बच्चों से मिलने के लिए बेचैन हो रही हैं। नहीं डॉक्टर संजय, अभी नहीं, यह पॉसिबल नहीं हो सकता। लेकिन क्यों? क्योंकि डॉक्टर जूली की एक रिपोर्ट में कुछ प्रॉब्लम शो हो रही है, इसीलिए हम उसे दोबारा टेस्ट के लिए लैब में भेज रहे हैं। डॉक्टर भल्ला ने थोड़े गंभीर होकर कहा। क्या उसे घर पर मैनेज नहीं कर सकते? संजय ने दुखी होते हुए पूछा। कर सकते हैं, अगर तुम्हारे जैसा काबिल डॉक्टर उनके साथ रहेगा तो। लेकिन आई थिंक अभी तुम दोनों की शादी नहीं हुई है, इसीलिए थोड़ा रिस्की होगा। डॉक्टर भल्ला का लहजा बोलते बोलते थोड़ा मजाकिया हो गया था। वी आर जस्ट फ्रेंड्स यार, संजय ने हल्के मूड में कहा। अरे यार, अब तो मान लो कि तुम्हें डॉक्टर जूली से प्यार है। मैं तो पहले ही मान भी रहा हूँ और समझ भी रहा हूँ, लेकिन जब तक डॉक्टर जूली अपने तरफ से आगे नहीं बढ़ती तब तक कुछ भी संभव नहीं। बाय द वे, मैं डॉक्टर जूली के फ्लैट के नीचे वाले फ्लोर में ही रहता हूँ, तो कोई प्रॉब्लम होगी तो मैनेज कर लेंगे। ओके, जैसी तेरी मर्जी, मैं डिस्चार्ज पेपर रेडी कर देता हूँ। डॉक्टर भल्ला ने संजय की बातों से सहमत होते हुए कहा। कुछ घंटों के अंदर जूली संजय का सहारा लिए अपने फ्लैट के दरवाजे पर खड़ी थी। गौरी ठक्कर ने प्यार से जूली को घर के अंदर लाकर बेड पर बिठाया। जूली के बैठते ही दक्ष और श्री भी बेड पर चढ़कर उससे लिपट गए। श्री ने कहा, मम्मा तुम अब ठीक हो ना? मुझे और दक्ष को तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। हाँ मम्मा, मुझे भी कभी कभी रोना आ रहा था, दक्ष ने कहा। मेरे बच्चों, कहते हुए जूली ने दोनों बच्चों को अपने से चिपका लिया और उसकी आंखों में आंसू निकलकर उसके गाल पर लुढ़क गए। पास खड़े संजय, यशवंत ठक्कर और गौरी ठक्कर यह देखकर भावुक हो गए, लेकिन गौरी ठक्कर के दिमाग में कुछ और ही प्लानिंग चल रही थी। गौरी ठक्कर दूसरे कमरे में गई और ईशान को फ़ोन लगाकर कहा, बेटा आज जूली हॉस्पिटल से आ गई है, तुम उससे मिलने के लिए आ जाओ। लेकिन मॉम, मुझे देखते ही वह टेंशन में आ जाती है, इस पर फिर कहीं उसकी तबीयत ना खराब हो जाए। बेटा तू आ तो, मैं हूँ ना, सब संभाल लूँगी। ठीक है मॉम, 15-20 मिनट में पहुँचता हूँ, कहकर ईशान ने कॉल कट कर दिया और सोच में पड़ गया। इस समय वह अयंतिका के साथ स्टारबक्स में बैठा हुआ कॉफ़ी का आनंद ले रहा था। गौरी ठक्कर के इस फोन से ईशान का मूड थोड़ा ऑफ हो गया तो अयंतिका ने पूछा, क्या हुआ? इतने अपसेट क्यों दिख रहे हो? अब तक ईशान और अयंतिका दोस्त बन चुके थे और अक्सर मिला करते थे, कभी कॉफ़ी के लिए तो कभी डिनर के लिए। अयंतिका के सवाल पर ईशान ने अपनी माँ के साथ हुई बातचीत उसे बता दी। इस पर अयंतिका ने कहा, अगर तुम नहीं चाहते हो तो अभी मत जाओ, कल चले जाना। लेकिन मेरी मम्मा बच्चों को अपने पास लाना चाहती है और इसीलिए वे मेरी नज़दीकियाँ जूली और बच्चों के साथ बढ़ाना चाहती हैं। तुम क्या चाहते हो? जूली मेरा ट्रीटमेंट कर दे और बच्चे मेरे पास आ जाएं। तुम्हें अपने ट्रीटमेंट पर फोकस करना चाहिए, बच्चों पर नहीं। अयंतिका ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, मुझे तुम्हारी बात अधिक ठीक लग रही है। ट्रीटमेंट हो जाए फिर दूसरा कदम बढ़ाना सही होगा। अयंतिका ने ईशान की बात का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप बाहर देखने लगी। उधर जीनी ऋषि के जेल जाने के कारण काफ़ी परेशान हो गई थी। उसके पास पैसे भी नहीं बचे थे और अपने गहने वह पहले ही गंवा चुकी थी। ऊपर से महिला आयोग में ईशान के खिलाफ किया गया केस भी अयंतिका के बीच में आ जाने के कारण उसके फेवर में नहीं आ रहा था। जीनी अब चाहने लगी थी कि ईशान खुद उससे तलाक ले ताकि उसे एलिमनी की एक मोटी रकम हासिल हो। इसीलिए वह आजकल जितना संभव हो रहा था ईशान का पीछा करते हुए उस पर नज़र रख रही थी। ईशान की अयंतिका से नज़दीकियां उसे काफ़ी भा रही थी।
आज वह अयंतिका से बात करते हुए ईशान के मुंह से उसने गौरी ठक्कर की प्लानिंग के बारे में सुना तो उसकी आंखें चमक उठी और उसका दिमाग एक नई प्लानिंग में व्यस्त हो गया। संजय जब से जूली को लेकर घर आया था वह जूली का बहुत ख्याल रख रहा था। उसने खुद ही किचन में जाकर जूली के लिए उसकी हेल्थ के अनुसार डिनर तैयार करने में कुक की मदद की थी और वह बच्चों के साथ बैठकर उनसे बातें कर रहा था। बच्चे भी संजय का साथ पाकर बहुत खुश थे और अभी तक के अपने शेड्यूल के बारे में उसे बता रहे थे। तभी ईशान वहां आ गया। ईशान को देखकर दोनों बच्चे चुप हो गए। बच्चों का ऐसा रवैया देखकर गौरी ठक्कर को अच्छा नहीं लगा। वे चाहती थीं कि बच्चे ईशान से भी वैसे ही घुल मिल कर रहें जैसे वो संजय के साथ मिलते हैं। इसीलिए उन्होंने ईशान के बगल में बैठते हुए कहा, बच्चों तुम्हारे डैड आए हैं तो क्या हम अब अभी से इनके साथ डिनर पर चलें? दादी की बात सुनकर श्रीमा ने कहा, डिनर पर फिर कभी चलेंगे दादी, अंकल काफ़ी दिनों बाद आए हैं तो मैं इनके और मॉम के साथ घर पर ही डिनर करूंगी। मैं भी मॉम और अंकल के साथ घर पर ही डिनर कर लूँगा, दक्ष ने कहा। ठीक है बच्चों, जैसा तुम लोग चाहो वैसा ही करो, ईशान ने मुस्कुराते हुए कहा। थैंक्स सर, दक्ष और श्रीमा दोनों ने एक साथ कहा। अच्छा, क्या मैं तुम सबके साथ आज डिनर ज्वाइन कर सकता हूँ? ईशान ने आगे पूछा। ईशान के इस सवाल पर बच्चे सहम कर संजय से चिपक गए। बच्चों को ऐसा करते देख ईशान और गौरी ठक्कर का मुंह लटक गया। मौके की नाजाकत को देखते हुए संजय ने कहा, ओ श्योर मिस्टर ईशान, आप हमारे साथ डिनर ज्वाइन कर लीजिए। डॉक्टर जूली अभी सो रही हैं और डिनर के लिए उन्हें जगाऊंगा तो उनसे भी आपकी मुलाकात हो जाएगी। संजय का अंतिम वाक्य सुनकर दक्ष और श्रीमा दोनों ही आपत्ति भरे स्वर में बोल पड़े, अंकल, और उनके चेहरे डर से सफ़ेद पड़ गए। संजय समझ गया था कि क्या बात है। उसने आगे कहा, मिस्टर ईशान, एक्चुअली हरिद्वार में आपकी और डॉक्टर जूली की मुलाकात की करवाहट भरी थी और उसी समय डॉक्टर जूली बीमार हुई। उनकी बीमारी भी तभी सामने आई, इसीलिए बच्चे थोड़े डरे हुए हैं। मैं समझ रहा हूँ डॉक्टर संजय, ईशान ने गंभीरता से कहा। फिर बच्चों के पास जाकर घुटनों के बल बैठ गया। उसने सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हारी मॉम के साथ अच्छा बिहेव करूँगा और कोई ऐसी बात नहीं कहूँगा जिससे उन्हें किसी प्रकार की तकलीफ हो। चलो अब तुम दोनों खुश हो जाओ और मुझे अपने साथ डिनर करने दो। ईशान ने जिस अंदाज में यह बात कही थी उससे दक्ष और श्रीमा दोनों संतुष्ट नजर आ रहे थे। फिर उन दोनों ने एक दूसरे को देखा, आंखों ही आंखों में सहमति बनाई और श्रीमा ने कहा, ठीक है सर, आप हम सबके साथ डिनर कर लीजिए। कुछ देर बाद कुक ने डिनर लगा दिया और संजय जूली को जगाकर डिनर के लिए डाइनिंग हॉल में लेकर आया। तभी संजय का मोबाइल रिंग कर उठा। कॉल रिसीव करने पर दूसरी तरफ से आवाज़ आई, हेलो डॉक्टर संजय, मैं वैद्य नारायण सिंह परमार बोल रहा हूँ। मेरी ट्रेन 1 घंटे में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुँचने वाली है, तो क्या आप मुझे लेने के लिए आ सकते हैं? यस सर, मैं अभी पहुँच रहा हूँ। कॉल कट करने के बाद जब संजय ने वैद्य नारायण सिंह परमार के आने की खबर सबको दी तो यशवंत ठक्कर, गौरी ठक्कर और ईशान के चेहरे एकदम से बुझ गए और उन पर गहरा तनाव छा गया। यशवंत ठक्कर के मुंह से अनायास निकल पड़ा, ना जाने हमारे साथ वैद्य जी कैसा व्यवहार करेंगे। डैड प्लीज़, आप लोग अभी खाना खा लें, जूली ने कहा। मैं स्टेशन के लिए निकल रहा हूँ, संजय ने बाहर की तरफ जाते हुए कहा। ठीक है, मैं तुम्हारा डिनर रखवा देती हूँ, जूली बोली। बेटा तुम परेशान मत हो, जब डॉक्टर संजय वापस आएंगे तो मैं माइक्रोवेव में खाना गर्म करके उन्हें खिला देंगी। गौरी ठक्कर ने जूली के हाथ पर हाथ रखते हुए स्नेह से कहा। थोड़ी देर बाद डिनर करने के बाद ईशान ने कहा, मैं अब चलता हूँ। क्यों, मेरे बाबा का सामना करने से डर रहे हो? जूली ने व्यंग से मुस्कुराते हुए कहा। मैं किसी से नहीं डरता, किसी प्रकार की कोई गलतफहमी तुम मत पालो, ईशान ने अकड़ते हुए कहा। फिर रुक जाओ, बाबा से मिल कर जाना, जूली ने कहा। सर, आपने हमसे एक प्रॉमिस किया था, श्री ने ईशान और जूली की बहस के बीच में शांति लाने के उद्देश्य से कहा। श्री की बात सुनकर ईशान चुप हो गया और सोफे पर बैठकर वैद्य जी के आने का इंतजार करने लगा। लगभग 2 घंटे बाद संजय वैद्य जी को लेकर आ गया। संजय स्टेशन से घर तक के रास्ते में नारायण सिंह परमार को जूली के साथ जो कुछ भी हुआ था वह संक्षेप में बता चुका था।
इसीलिए घर पर जूली और बच्चों के अलावा पूरी ठक्कर फैमिली को देखकर उन्हें कोई भी आश्चर्य नहीं हुआ था। थोड़ी देर बाद फ्रेश होकर ईशान के बगल में सोफे पर बैठते हुए मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, बेटा, मैं वर्षों से तुम्हें धन्यवाद देना चाहता था। वैद्य जी की यह बात सुनकर ईशान बुरी तरह से चौंक गया और हकलाते हुए बोला, जी मैं कुछ समझा नहीं। बेटा, अगर तुमने जूली के साथ नहीं छोड़ा होता तो आज न तो मेरी बेटी का इतना अच्छा कैरियर बन पाता और न ही मुझे डॉक्टर संजय जैसा योग्य और समझदार दामाद मिल पाता। वैद्य जी की आखिरी बात सुनकर संजय सहित पूरी ठक्कर फैमिली चौंक गई। संजय ने कहा, बाबा, एक बार डॉक्टर जूली से जरूर पूछ लीजिए। बेटा, तुम चिंता मत करो, जूली और बच्चों से इस संबंध में मेरी बात फोन पर हो चुकी है। वैद्य जी ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन कब? गहरे आश्चर्य में डूबे संजय ने पूछा, तुम्हारे हरिद्वार ट्रिप के समय, जिस दिन पूरे दिन तुम लापता थे और जूली और बच्चे तुम्हारे लिए परेशान थे, उसी दिन मेरी सबसे लंबी बातचीत हुई थी। वैद्य जी मुस्कुराते हुए कहा। वैद्य जी की यह बात सुनकर संजय का चेहरा खुशियों से भर गया और उसने पास बैठी जूली को प्यार भरी नजरों से देखा। जूली के चेहरे पर लज्जा की लालिमा से भरी मुस्कुराहट छाई हुई थी। संजय का मन खुशियों से नाच उठा और उसने पास खड़े श्री और दक्ष को अपनी बाहों में भर लिया। यह सब देखकर सुनकर ईशान का चेहरा उतर गया। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी कोई कीमती चीज उससे छीन ली हो। उसका मन दहाड़े मारकर रोने का हो रहा था। उसने खड़े होते हुए कहा, मैं जा रहा हूँ, और बिना किसी की प्रतिक्रिया जाने वह एक झटके में लंबे लंबे डग भरता हुआ जूली के घर से निकल गया। यशवंत ठक्कर अब तक चुपचाप बैठे थे, लेकिन वैद्य जी के बातें सुनकर काफी खुश हुए और उनसे बोले, वैद्य जी, अगर आज्ञा हो तो मैं कुछ बोलूं? अरे क्या बात कर रहे हैं यशवंत बाबू, आपको मेरी आज्ञा की क्या जरूरत, आप आदेश कीजिए, वैद्य जी ने कहा। डॉक्टर संजय और जूली बिटिया की शादी का पूरा खर्च मैं उठाना चाहता हूँ। अगर आप मुझे ऐसा करने देंगे तो मैं समझूंगा कि आपने मुझे माफ कर दिया है, यशवंत ठक्कर ने विनम्रता से कहा। यशवंत बाबू, मुझ गरीब को और लज्जित ना करें। आपने ऐसा सोचा, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जूली बिटिया और संजय बेटे को आप और भाभी जी का बस अपना आशीर्वाद दे दे, इससे बढ़कर हमें और कुछ नहीं चाहिए, वैद्य जी ने भी विनम्रता से जवाब दिया। वैद्य जी की यह बात सुनकर अब तक चुप बैठी गौरी ठक्कर ने कहा, वैद्य जी, आपसे एक विनती है कि बच्चों से हमारा मिलना जुलना बना रहे, ऐसी कोई व्यवस्था करा दीजिए। गौरी ठक्कर की इस बात का जवाब वैद्य जी की बजाय जूली ने देते हुए कहा, मॉम, आप लोग जब चाहे मेरे घर पर मॉम डैड की तरह आते रहिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी और अपने दादा दादी से मिलकर श्री और दक्ष भी बहुत खुश होंगे, है ना बच्चों? कहते हुए जूली ने बच्चों की तरफ देखा। मुझे दादू और दादी बहुत अच्छे लगते हैं, दक्ष ने यशवंत ठक्कर और गौरी ठक्कर के पास जाकर प्यार से उनसे लिपटते हुए कहा। मुझे भी दादू और दादी बहुत अच्छे लगते हैं, श्री ने भी कहा, और वो भी जाकर यशवंत और गौरी ठक्कर से लिपट गई। बच्चों की इस प्रतिक्रिया से यशवंत ठक्कर और गौरी ठक्कर की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने प्यार से उन्हें बारी बारी से चूम लिया। दूसरी तरफ ईशान जूली के घर से बाहर निकलकर बिना किसी उद्देश्य के दिल्ली के सड़कों पर अपनी गाड़ी दौड़ाए जा रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके हाथ से सब कुछ अचानक कैसे फिसल गया। ऐसा करते हुए लगभग 1 घंटा बीत गया, लेकिन वह लगातार भागता ही जा रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ रुके। तभी एक बाइक, जिसे वो नकाबपोश चला रहा था, तेजी से आती हुई ईशान की गाड़ी के सामने आकर रुक गई। उस बाइक सवार को बचाने के लिए ईशान ने अचानक अपनी गाड़ी का ब्रेक दबाया। तेज रफ्तार गाड़ी में अचानक ब्रेक लगने से गाड़ी जोरों से उछली, डिवाइडर से टकराई और पलट गई। दोस्तों, कहानी का नेक्स्ट पार्ट कल आएगा। आपको कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक ज़रूर कीजिएगा, हाइप भी जरूर